Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up three questions of GS3 from various papers to 21-22. Starting with the first question, do you agree that Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give reason in support of your answer. So I've just said a fundamental economy is in good shape as India is dependent on agriculture, MSME, service sector for growth. This is why India has recently experienced V-shaped recovery. कैसे despite a long lockdown and economic slowdown in the world, our agriculture growth was around 3 to 4%. In service sector, festival like Diwali and opening of economy boosted tourism industry and service industry. Even gig economy was constant source of income for large number of unskilled laborers during. The saved MSME, it continued to perform in better than China's as there was shift of manufacturing from China to India. Example in semiconductor mobile, etc. Thus, India, despite having largely informal economy, showcase positive growth of 7 to 8% in last year. तो ठीक है। मतलब आपने बात करी एक साइड की कि क्वेश्चन पूछा था कि डू यू अग्री कि वी शेप्ड रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है, तो आपने अग्री कर लिया कि वी शेप्ड रिकवरी हुई है और उसके आपने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए। तो आपको ये भी लेके आना था कि वी शेप्ड रिकवरी कुछ सेक्टर्स में हुई है, कहाँ हुई है वो लेके आते। मतलब इसमें मेजरली यही निकल के आया, अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं, कि वी शेप्ड रिकवरी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहां पे विजिबल हुई है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज के टाइम में अभी तक भी वो रिकवर नहीं कर पाया है, तो ये लेके आते। एंड अगेन कि मतलब कौन से ऐसे सेक्टर्स है फिर जहाँ पे वी शेप्ड रिकवरी नहीं हुई है, तो वो लेके आते। मतलब ब्रॉडर स्ट्रक्चर इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते थे। उसके अलावा आपने बात करी जब आपने वी शेप्ड रिकवरी के लिए आंसर्स दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने बात करी, बट आप ये भी लेके आते कि रूरल सेक्टर में जो ग्रोथ है या जो डिमांड की जो ग्रोथ हुई है वो वीकर है। तो जो एफएमसीजी सेक्टर है उसकी वजह से हमें उसकी मतलब नंबर से अगर हम जाएं या उसकी परफॉर्मेंस देखें, तो रूरल सेक्टर में जो ग्रोथ है, डिमांड है ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो बहुत अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है। तो एक तो वो चीज हो गई, और एक जो मैंने बोला कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आप लिख सकते थे। उसके अलावा सर्विस सेक्टर का आपने लिखा कि फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी बूस्टेड द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो अगर आपने फेस्टिवल्स के बारे में लिखा है तो ये तो सीजनल हो गया ना, ये तो सीजनल इन नेचर हो गया, तो हर साल होता ही है इस टाइम पीरियड पे। तो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी बूस्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। Even gig economy, it was constant source of the income for large number of unskilled laborers. मतलब फिर यहाँ पे गिग इकोनॉमी की भी अगर आप बात कर रहे हो तो वो रिकवरी से कैसे रिलेटेड है? मतलब गिग इकोनॉमी तो स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि अभी ग्रो कर रही है इंडिया में। तो कोविड-19 की वजह से गिग इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, या बोलेंगे कि पहले से स्टैब्लिश नहीं थी गिग इकोनॉमी, तो उस तरीके से नहीं लिख सकते, बट ये बोल सकते कि आफ्टर कोविड-19 गिग इकोनॉमी जिस तरीके से हम बोल सकते हैं उसमें ग्रोथ हुई है, वो काफी हम कमेंडेबल बोल सकते हैं। तो रिकवरी वाली चीज नहीं आएगी गिग इकोनॉमी में, मैं ये कह रही हूँ। लोन मोरेटोरियम्स की आपने बात करी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इट सेव्ड एमएसएमईज। तो यहाँ पे आप लेके आते अनऑर्गेनाइज्ड वाली जो मैं बात कर रही थी, कि स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आज तक भी रिकवर नहीं कर पाया टू द प्री कोविड-19 सिचुएशन, एंड इट कंटिन्यू टू परफॉर्म इवन बेटर देन चाइना। अच्छा, आपने पॉजिटिव लिखा है, शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना, मतलब वही थोड़ा सब्सटैंशियल लेके आते। India, despite having largely, यहाँ पे आप informal economy, it showcased positive growth of 7 to 8% in last year आपने लिखा हुआ है। तो आप रिकवरी में ये सब चीजें लिख सकते थे, मतलब दोनों साइड होनी चाहिए थी। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में लिखते, रूरल सेक्टर के बारे में लेके आते, तो उसको फिर आप बैलेंस करते, मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट को। मतलब 100% आप एक साइड से अग्री नहीं कर सकते। क्वेश्चन बोल रहे कि वी शेप्ड रिकवरी हुई है, तो आपको दोनों साइड्स के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट पे।
इसमें बोला इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस, तो इंडिया एक्सपीरियंस में इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, वो क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने बताया कि इंडियन एक्सपीरियंस, फ्रॉम इंडियन एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि रोड रेलवे होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन स्कूल वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन ऑन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और this under Gati Shakti will create job, business opportunity and special economic zone. It will lead to more economic pie, generation of more economic resources. This will allow for redistribution, affirmative action for inclusive development. For example, जो पीएम आवास योजना है, जल शक्ति है, पाइप वाटर और पीएमजे है, ये तीनों से 10 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय पीपीएम मॉडल एग्जाम्पल, ये थ्रू सब्सिडी, वहां पर इट पेज वे फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एज दे वुड हैव स्पेंड as to they have to spend less on basic necessity and more on creating human capital via education. This is why India has uplifted poverty of Indian at a faster rate than other country. तो ये मतलब फोकस। Infrastructure led inclusive growth था क्वेश्चन। डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, तो आपने पहले डिवाइड कर दिया। तो एक तो मैं चीज बोलूंगी कि आपने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते थे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आ सकते थे। तो 3 कैटेगरीज हो जाती इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन टर्म यूज कर रहे हैं, तो आपने लिखा फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट इन हार्ड सोशल इट इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं रेपिटेशन हो गया, मतलब कुछ नया नहीं लिखा आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। मतलब आप फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो कैपिटल क्रिएशन की बात कर सकते थे इंट्रोडक्शन में। इंडिया गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट, अब ये आपको याद हो तो ठीक है, ऑन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, अर्बन रीडेवलपमेंट, जिस गति शक्ति, मतलब गति शक्ति की आप अंडर लेके आते कि गति शक्ति के थ्रू क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग की गति शक्ति में गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए हैं, इट विल क्रिएट जॉब्स, ये कहीं ना कहीं वही एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं आ पाए आप। गति शक्ति के बारे में बेनिफिट्स लेके आते, जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में लेके आते, उसमें कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे में लेके आते, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है जो आप लेके आए। इसमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक पाई, allow for redistribution and affirmative action for inclusive development। फिर आपने बेसिकली यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, अफर्मेटिव एक्शन। हाँ, यहाँ पे आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ केयर पे जो लोकल लेवल पे काम हुआ है, इनिशिएटिव्स है, उसके बारे में आप बात करते, एंड सब्सिडीज, जो अफर्मेटिव एक्शन के बारे में थोड़ा और लिखते। आपने स्कीम्स ली है, पीएम आवास लिया है, जल शक्ति, फोकस ऑन द पाइप्ड वाटर, मतलब इसको इतना, मतलब ये यहाँ पे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, इसको इन शॉर्ट आप इन तीनों को क्लब करके थोड़ा लिख सकते थे कि तीनों के मिला के क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो पाया है। गिविंग इंसेंटिव फॉर द क्रिएशन ऑफ पक्का हाउसेस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द पीपीपी मॉडल बाय आवास योजना थ्रू सब्सिडीज, पाइप्ड वाटर, ये कहीं ना कहीं फिर वही रिपीटेशन हो गया। पीएम आवास आपने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया, पाइप्ड वाटर की बात करी आपने। It would have to spend less on basic necessities, more on creating human capital via education. So this is why India has lifted poverty of Indians at a faster rate than other countries, because focus is on infrastructure-led inclusive growth. तो आप यहाँ पे एक नया डायमेंशन दिया है कंक्लूजन में, आपने पॉवर्टी के बारे में बात कर दी, तो कनेक्ट नहीं हो पाया मतलब आपके आंसर में, मैं ये बोलूंगी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लेके आ सकते थे। इसमें ऐसा करते कि इन्वेस्टमेंट जब बात हो रहा है तो पहला तो एक फिजिकल, सोशल एंड डिजिटल उसमें तोड़ते और सबका एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते कैसे इंक्लूसिव होते। हाँ, इंक्लूसिव कैसे, हाँ कैसे हम वर्क कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से
आधार और वो सब का वो कैसे उससे इम्पैक्ट पड़ा है वो कैसे बताते। एक्सक्लूसिवली फिर इम्पैक्ट हो रहा है। इन हाँ सोशल वाले में वाटर हार्वेस्टिंग या हॉस्पिटल से कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, और हाँ और पीएम हार्ड हार्ड नहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गति शक्ति लेके आते हैं, वहां से लॉजिस्टिक में कैसे इम्पैक्ट, हम्म। तीनों एरिया से ये फिर बात कर रहे हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो हाँ कनेक्टिविटी आनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। औशक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक। एक्सप्लेन। बढ़िया। हाँ नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द इंटरजेनरेशनल, इसमें लिखा हुआ है इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इशू ऑफ इक्विटी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम्म। तो इंटर जनरेशन मतलब जनरेशन के बियॉन्ड, डिफरेंट पापा जनरेशन। मम्मी का फिर मेरे से। हाँ और इंटर इंट्रा मतलब खुद के अंदर। सेम जनरेशन, हाँ। तो मैंने बताया कि वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि wealth is will happen, inclusive growth and sustainable development will happen when care is made that wealth is wisely used for human development in both present and coming generation. तो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी है कहाँ कहाँ का, रीजनल डिफरेंसेस है इम्पैक्टिंग क्रिएशन ऑफ वेल्थ, दिल्ली और हिली एरिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, differences in class caste within the generation, managerial class or worker class, people belonging to one section faces challenge of systematic wealth gap, north and south divide between the countries, overall climate change mandate budget issue. Similarly intergenerational issue क्या है, equity क्या है, technological challenges for old and elder people hampers the growth of business and awareness regarding scheme, conservative versus labor mindset regarding impacting policies on issues like climate change। खाली एक्सप्लेन करना था उसमें तो। एक्सप्लेन करना है इंटरजनरेशनल इंट्रा जनरेशनल इशू ऑफ इक्विटी, कैसे इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट में क्लाइमेट चेंज रिसोर्सेज आ जाएगा, हाँ, इंक्लूसिव वो में उसका हो वेल्थ। जाएगा। तो इंट्रोडक्शन एक तो लंबा हो गया और आपने लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेन इट विल हैपन व्हेन केयर इज मेड देन वेल्थ इज वाइजली यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ बोथ द प्रेजेंट एंड द कमिंग जनरेशन। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा इसको और पॉजिटिव करके इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब थोड़ा वेग हो रहा है, मतलब कंक्रीट आना चाहिए कुछ। फिर आपने डायरेक्टली बात करी है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी इश्यूज क्या हैं। तो इंट्रा जनरेशनल मतलब विद इन द सेम जनरेशन। तो रीजनल डिफरेंस दैट इज इम्पैक्टिंग क्रिएशन ऑफ वेल्थ। रीजनल डिफरेंस में आपने दिल्ली वर्सेस हिली एरियाज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बट रीजनल डिफरेंस ठीक है आपने लिखा है, बट ऐसा भी आप बोल सकते हैं या ये चीज भी हो सकती है दिल्ली और हिली स्टेट्स की आप बात कर रहे हो तो दोनों के कुछ पॉजिटिव्स तो होंगे ना। ये नहीं बोल सकते कि प्लेन एरिया अगर आप दिल्ली बोल रहे हो तो उसको ज्यादा बेनिफिट है। हिली रीजन्स के भी अपने कुछ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वो पॉजिटिव साइड हो सकता है रीजनल डिफरेंसेस में। अगर आप इक्विटी, क्योंकि इक्विटी वाली चीज आपको लेके आनी, इशू क्या क्रिएट हो रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंस इन क्लास एंड कास्ट विद इन द जनरेशन, मैनेजरियल क्लास वर्सेस द वर्कर क्लास। मतलब आपने लिखे हैं पॉइंट्स बट मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो ना वो मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। पीपल बिलोंगिंग टू वल्नरेबल सेक्शन फेसेस चैलेंज ऑफ सिस्टमिक वेल्थ गैप। मतलब आप यहाँ पे बात कर सकते थे विशियस साइकिल के बारे में, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कैसे इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। रादर देन आपने जो पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया ना, वो आप उसी सिंगल लाइन को लेके चलते, उसी को एक्सप्लेन कर देते। इंट्रा जनरेशनल में मैं बोल रही हूँ, आज के टाइम में हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो कैसे हो रहा है, उसकी पूरी जो विशियस साइकिल है उसको आप लेके आते तो वो और मेरे हिसाब से टू द पॉइंट होता। नॉर्थ साउथ डिवाइड आपने बात करी बिटवीन द कंट्रीज वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, ये आपने एक ग्लोबल पॉइंट लेके आए हो। फिर आपने इंटरजनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी के बारे में बात करी। तो इंटरजनरेशनल में आप लेके आ सकते थे
अबाउट टैक्सेस, मतलब आज के टाइम में जिस तरीके से हम रिसोर्सेज या रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट या फिस्कल बोरोइंग के बारे में बात करोगे, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो एक वो पॉइंट है इंटरजेनरेशनल इक्विटी इशू का। कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल माइंडसेट इम्पैक्ट्स पॉलिसीज ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। तो इससे इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हो रही है, जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में इसमें इक्विटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ है, दो में बात करनी है। तो इशू बोल रहे हैं ना, इक्विटी इश्यूज आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो वो इशू नहीं आया आपके आंसर में। टेक्नोलॉजिकल challenges for old elder people, they hamper the growth of business and awareness regarding schemes। मतलब आपने बोला कि टेक सेव ही नहीं है जो ओल्ड एज पीपल हैं, so that hampers the चैलेंजेस, business and चैलेंजेस, awareness। इंटरजेनरेशनल। तो रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें फिर आप एग्जाम्पल लेके आ सकते थे। उसमें आप एग्जाम्पल लेके आ सकते थे कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो भी मतलब कंप्लीटली ओपनड अप नहीं है, तो उसकी वजह से उसके पीछे क्या कंसर्न्स हैं। मतलब उसका इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीएस का आंसर है। तो उसकी वजह से भी इंटरजेनरेशनल इक्विटी के बारे में, मतलब कि फिर जो एमएनसीज अगर आएंगी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास कंप्लीट फ्रीडम होगी टू मूव आउट ऑफ इंडिया। बट जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा रिसोर्स के टर्म्स में या एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों की जाएगी, वो तो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के लोगों के ऊपर ज्यादा होगा। तो वो लोग तो अपना प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। सो जो कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन है वो वाला पॉइंट भी आ सकता था इसमें इंटरजेनरेशनल में। हाँ, और एक टैक्स वाला हो गया, टैक्स वाला भी इम्पोर्टेंट है। टैक्स वगैरह हम्म की हाई सब्सिडी और बाकी सब कल्चर का टैक्स कलेक्शन और डेट क्राइसिस हो सकता है, हम्म जो आगे वाले जनरेशन पर अफेक्ट हाँ, जो बर्डन शिफ्ट आगे वाली जनरेशन पे हो जाएगा। बड़ा। हाँ, 5%। ठीक है। ठीक है औशिक, सो लेट्स क्लोज इट, कैन क्लोज इट। Okay, thank you everyone. We will take up next 5 question tomorrow in GS paper 3 economic part. 2 to 2 as Sarkari.